हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। हम लोग क्लास ट्वेल्थ का ग्रेविटे एक्चुअली क्लास ट्वेल्थ नहीं, क्लास इलेवेंथ का ही है, लेकिन बोर्ड में महाराष्ट्र बोर्ड में क्लास ट्वेल्थ में ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें बेसिक बेसिक हम लोगों ने बात कर लिया था। उसका रिपीटेशन नहीं करूंगा। आज हम लोग एक अच्छी टॉपिक पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनना तुम लोग। मैंने ये कोशिश किया कि आपको पहले लेक्चर में आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया, फिर न्यूमेरिकल करवाया। और बेटा, मैं मान लीजिए मैं चैलेंज तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग अदर जो यूट्यूब पे वीडियोस पढ़े हैं उससे और मेरे न्यूमेरिकल के स्टैंडर्ड से या मेरे न्यूमेरिकल के टाइप से आप कंपैरिजन करवाएंगे या नंबर ऑफ न्यूमेरिकल की कंपैरिजन करवाएंगे, तो मेरे लेक्चर का ज्यादा न्यूमेरिकल होगा। क्योंकि देखो यार, फिजिक्स हुआ या मैथ हुआ, वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। इसलिए मैंने अपने बच्चों को पूरा A to Z दिया गया है। A to Z कहने का मतलब, और प्लेटफॉर्म की तरह नहीं कि थोड़ा सा पढ़ा है एक लेक्चर में फिनिश की दे, नहीं, पूरा अच्छे से तसल्ली से सब कुछ पढ़ाया गया है। आज हम लोग उसी तसल्ली को ध्यान देते हुए हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। फील्ड का मतलब थोड़ा सा मैं पहले बता दूं, फील्ड का मतलब होता है एरिया, या इसको हिंदी में मैं बताऊं, हिंदी का मतलब होता है इलाका। वाह, क्या बात है। नहीं बोलते हैं मेरा इलाका है, उनका इलाका है। या तो तुम लोग ये कभी याद है कि नहीं, वो फिल्मों में जैसे देखते थे, वो जो लड़कियों को अगर जो कोई लोग पीछा करते थे तो पुलिस स्टेशन में जाती थी, तो पुलिस बोलते थे कि मेरा इलाका नहीं है, उस पुलिस थाने में जाओ। कहने का मतलब मैं बस ये बताना चाहता हूं, हर एक चीज का एक दायरा होता है, फील्ड होता है या इलाका होता है, और उसी को फिजिक्स के भाषा में बोलेंगे फील्ड। उसी को फिजिक्स के भाषा में बोलेंगे फील्ड। और अगर जो ऑथेंटिक वे में बोला जाए, अगर जो वो तो पिक्चर की बात है, पिक्चर में वो लोग पुलिस वाले झूठ बोलते थे या कुछ भी करते थे, लेकिन वो रियल में ये कहते थे कि आप दूसरे थाने में जाइए, वो मेरा इलाका नहीं है। इसका मतलब बेटा, अगर जो वो उनका इलाका नहीं है तो वहां पे उनका पावर काम नहीं करेगा, चाहे वो दरोगा ही क्यों ना हो। चाहे वो दरोगा ही क्यों ना हो, या उस थाने का अब मुझे उतना आइडिया नहीं है कि सबसे बड़ा कौन होता है, वो हो तो उसका भी वहां पे पावर काम नहीं करेगा। ठीक उसी तरह फिजिक्स में भी एक कंसेप्ट आता है, फील्ड। फील्ड से कंसेप्ट का मतलब यही है बेटा कि उसका एक दायरा होता है, हर एक मास, हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, तो वो डिपेंड करेगा उसके दायरे में। जैसे ध्यान से सुनना तुम लोग, अर्थ है वो, अर्थ मैंने इस मार्कर को फेंका ही नीचे आया, मैंने इस डस्टर को फेंका नीचे आया। मैं अगर जो गिरूंगा तो मैं भी नीचे जाऊंगा, लेकिन अगर जो मैं अर्थ से बहुत दूर चला जाऊं, दूर चला जाऊं, तो हो सकता है कि अर्थ की टेंडेंसी खत्म हो जाए, अर्थ नहीं खींच पाए, अर्थ बेटा नहीं अपने तरफ अट्रैक्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि अर्थ का एक टेंडेंसी होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, उसी को बोलते हैं फील्ड, उसको बोलते हैं फील्ड। एक बात। दूसरी बात, जो फील्ड के बारे में सारा कुछ मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, वो 95% जो टॉपिक है या कंसेप्ट है, वो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में मर्ज कर जाएगा। तो अगर जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है, कहीं पे भी पढ़ा है, किसी भी टीचर से पढ़ा है, अगर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंसेप्ट नहीं समझ में आया है या इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट नहीं समझ में आया है, तो सेम आज फील्ड, ये जो फील्ड के बारे में बताऊंगा, वो सेम का सेम कंसेप्ट उस पे प्रीफर हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब कुछ हम लोग देखते हैं, सोचते हैं। जैसे मैं कुछ चीज बना दूं, उतनी मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ये लग रहा होगा, ये क्या है बेटा, बन जा सही से। ठीक है, ये एक घर है। अब घर में मैं क्या किया, एक रूम में एक छोटू सा मास, इतना छोटू, इतना इतना एकदम छोटा, एकदम छोटा। इस छोटे मास को हम लोग बोलेंगे टेस्ट, टेस्ट मास।
मैं टेस्ट मास को ला के रख दिया और एकदम ऑटोमेटिकली रख दिया, और मैं देखा कि वो टेस्ट मास हल्का हल्का खिसक के कहीं जाने लगा। मैं सोच में पड़ गया। हालांकि जाने का दो रीजन होता है, हो सकता है सरफेस स्लोप रहा होगा, ढलान रहा होगा तो जाने लगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सरफेस एकदम पूरा प्लेन था, हर जगह सेम था। फिर भी मैंने देखा तो मास ढलान मतलब जाने लगा। अब मैं मेरे दिमाग में उलझन पैदा हो गई। अरे यार, मैं तो इस पे फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, बाहर से भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये जाने क्यों लगा? अपने को सोच आया, दिमाग में आने लगा। अब मैं ये सोचा कि इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसा होगा, कोई इंसान या कोई ऐसा होगा जो इस पे फोर्स लगा के अपनी तरफ खींच रहा होगा। अच्छा, ठीक है सर, समझ में तो आ गया। अब मैं क्या किया कि मेरे दरवाजे के या मेरे रूम में एक पर्दा था, उस पर्दे को हटा के देखा तो इतना बड़ा मास था। तब मेरी पूरी कहानी क्लियर हो गई। अरे ये बात हुआ, इसका मतलब ये छोटे से मास को वो बड़ा मास अपनी तरफ खींच रहा था। लेकिन ये बड़ा वाला मास तब समझ में आया जब मैं पर्दे को हटाया, जब पर्दे को हटाया। कभी कभी ये होगा कि तुम उस पर्दे को हटा नहीं सकते। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, कभी कभी ऐसा होगा कि किसी पार्टिकल अपने से ही किधर पे भी जाने लगेगा, लेकिन हमको ये पता नहीं चलेगा कि वो किसकी वजह से जा रहा है, लेकिन कोई ना कोई वजह तो होता ही है। अब वो एक रूम था, एक कर्टेन था, मैं आसानी से हटा लिया। लेकिन बेटा, अगर जो तुम पूरे यूनिवर्स में आ गए, ब्रह्मांड में आ गए, और तुम कहीं इधर उधर जाने लगे, तो पक्के से कोई ना कोई तुम्हें अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब वो कौन कर रहा है, ये अपने को हो सकता है मालूम चले या नहीं चले। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। थोड़ा थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म लिखूंगा तो क्लियर होगा। अभी बस इतना समझो कि रियल में एक मास को मैंने रखा, वो मास ऑटोमेटिकली जाने लगा। मैं समझ गया कि रियल में उस पर फोर्स लग रहा है। अच्छा, दूसरी बात बेटा, ये अपनी तरफ वो जाने लगा, फोर्स लगा, लेकिन वो फोर्स के लिए फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं हुई। फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं हुई। तो जब फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है और फोर्स लगता है बेटा, तो उसको हम लोग बताया गया था, उसको क्या बोला जाता है? फील्ड फोर्स। क्या बोला जाता है? फील्ड फोर्स। इसका मतलब इस पूरे रूम में बेटा कहीं ना कहीं एक इफेक्ट है, और उसी को हम लोग बोलेंगे फील्ड। उसी को बोलेंगे फील्ड, या उसी को बोलेंगे एरिया, उसी को बोलेंगे इलाका, उसी को बोलेंगे, और एक वर्ड था पता नहीं, खैर उस वही उसी को फील्ड बोलते हैं। और ये टेस्ट मार्क्स बहुत बहुत स्मॉल होता है, वेरी 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 स्मॉल। ऐसा क्यों सर, छोटा छोटा क्यों होता है? क्योंकि बेटा, अगर जो ये छोटा नहीं होगा तो ये अपना खुद का भी फील्ड बना लेगा। ये अपना खुद का भी फील्ड बना लेगा। तो ये अपना खुद का फील्ड बना लेगा, तो उसका फील्ड और इसका फील्ड हो सकता है कंट्राडिक्शन होगा। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस मास इज वेरी वेरी स्मॉल। और इसको टेस्ट मास इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी पे मैंने अपना टेस्ट किया, या इसी पे मैंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा सर, ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझ में आया। अब इसका थोड़ा मैथ हो इसका बताएंगे क्या? बिल्कुल बताएंगे। तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होगी, या ग्रेविटेशनल फील्ड का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो बेटा, सही बात बताऊं, ग्रेविटेशनल फील्ड का कोई फॉर्मूला नहीं होता। अच्छा सर, ये क्या बात हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हम लोग पढ़े थे। वो रियल में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? इंटेंसिटी। लेकिन अक्सर बुकों में लिखा रहता है फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड, फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड। इसलिए मैं भी जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं भी उसी तरह कह दूंगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड निकालो। लेकिन चूंकि ये लेक्चर एकदम इनिशियल है, स्टार्टिंग का है, तो इसलिए हर एक बात, छोटी छोटी बातों को मैं क्लियर कर दूं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। मैं मिटा रहा हूं इसको, इसको लिख लीजिए आप लोग, इसको उतार लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल
फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी या इसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेंथ, कितना मजबूत है ये समझना है। अच्छा ठीक है सर, आ रहा है। अब देखो ध्यान से सुनना तुम लोग, जैसे इसको डिनोट करते हैं ई से, ई, ठीक है। ई इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट मास। मतलब बेटा ध्यान से सुना, जैसे एक रूम था, मैं क्या किया, 2 kg का, मतलब 2 kg का मास लाया और रख के देखा, तो मैं ये देखा कि उस पे 15 न्यूटन का फोर्स लगने लगा। अच्छा ठीक है, मैंने नोट कर लिया। अब मैं बोल दिया कि इस रूम में अगर जो मास को लेके आओगे तो 15 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब एक आदमी क्या किया कि 10 10 kg का मास लेके आया और देखा, अरे यार तुम तो झूठ बोल रहे हो, इस पे तो 5 ही न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब ये कोई फेयर कंपैरिजन तो नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोगों को एक चीज रिस्ट्रिक्शन में डालना होगा कि हम लोग क्या करेंगे, मास को सेम रखेंगे। मास को क्या रखेंगे बेटा? सेम। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड का जो स्ट्रेंथ आएगा वो एग्जैक्ट आएगा। मतलब तुम भी मास ले जाओगे 1 kg और मैं भी ले जाऊंगा मास 1 kg। और अगर जो इस रूम में मान लो कि 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, दूसरे रूम में उसी 1 kg पे मास पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो मैं बोलूंगा कि दूसरे वाले रूम का इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा है इन कंपेरिजन टू इस वाले रूम का। क्या मैं समझ पाया तुम लोग को? क्या फील आ रहा है? ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या कहानी है? फील्ड मतलब एरिया। अच्छा, एरिया मतलब दायरा। अब वो किसका कितना पावर होता है वो उसके पोजीशन पे डिपेंड करता है। दरोगा का उस एरिया में कितना पावर होगा, वहीं पे उस एरिया में उसी थाने का पुलिस का कितना पावर होगा, वो अलग अलग चीज होगा। इसका मतलब बेटा जो फील्ड है वो कहीं ना कहीं मास पे डिपेंड करेगा। छोटा सा मास कम फील्ड, बड़ा सा मास ज्यादा फील्ड। जैसे मान लो ये मार्कर है, इसको मैंने गिराया लेकिन ये साला नीचे ही जा रहा है, मेरी तरफ अटैक नहीं कर रहा। क्या मेरे पास मास नहीं है क्या? लेकिन क्यों ये नीचे जा रहा है? क्योंकि अर्थ का मास मुझसे बहुत 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 ज्यादा है। ठीक है, तो ये कहानी है। खैर वो सब देखते हैं, वो सब को छोड़ते हैं, लेकिन इतना समझाना बिल्कुल जरूरी था यार, क्योंकि ये 11th में टॉपिक सही आता है, ये 12th में टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका कंसेप्ट पता नहीं लोग कैसे बताते हैं, नहीं बताते हैं हमें। मेरा टीचर, अब खैर टीचरों की बुराई तो नहीं करनी चाहिए, पर मेरे जो टीचर है उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था। खैर, gravitational field is equal to force per unit mass. It is the force applied on 1 kg या यूनिट मास। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू एफ अपॉन एम। अच्छा, एफ अपॉन एम। इसमें ये वाला मास कौन सा है? यही मास कौन सा है? टेस्ट मास। क्या है बेटा? टेस्ट मास। क्या है? टेस्ट मास। अभी ये फॉर्मूला और देखेंगे, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। अच्छा एक और चीज, कभी कभी बात करते करते हो सकता है ग्रेविटेशनल फील्ड को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दूं, तो वो समझिए ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में ही पढ़ा रहा हूँ। वो मैं पिछली बार मैं अपने बच्चों को पढ़ाया था तो थोड़ा दिक्कत हुआ था। खैर यहाँ पे आया था, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना बोलूं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है फोर्स पर यूनिट मास। अच्छा, दोनों का डायरेक्शन क्या होता है बेटा? सेम। दोनों का डायरेक्शन सेम। मतलब अब ये क्या है? पहले ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन की बात की तो डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, यूनिट की बात कर दें तो ये क्या होता है? न्यूटन, और ये क्या होता है? केजी। तो यूनिट का अगर जो बात किया जाए बेटा तो न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी। अच्छा, थोड़ा सा और कुछ मैं देखूं क्या? फोर्स इक्वल टू कितना होता है? फोर्स इक्वल टू फोर्स, चाहे न्यूटन का देखो तो न्यूटन का अगर जो लिखूंगा
तो न्यूटन फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन केजी, केजी से केजी कैंसर, मतलब ई का यूनिट क्या रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या कहानी हुई यार, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसी और का होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका होता है यूनिट, एक्सेलरेशन का। तो ये क्या ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेलरेशन है, ऑफ कोर्स इट इज अ एक्सेलरेशन। और बाद में इसी इसी ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, जी। खैर जी की कहानी हम लोग बाद में करेंगे, पूरा एक लेक्चर है, उस पर 1-1.5 घंटे का लेक्चर बनाया जाएगा। अभी ले फिलहाल में ये जानो कि दिस ग्रेविटेशनल फील्ड is the acceleration due to gravity मतलब ई को ही क्या बोलते हैं बेटा, जी। ई को ही क्या बोलते हैं, जी। ई को ही क्या बोलते हैं, जी। ई को क्या बोलेंगे, जी। ये दिख रहा होगा मुझे, आई होप आपको दिख रहा होगा। मैं मिटा रहा हूं। अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इन ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये पॉइंट मास पे निकालने की कोशिश करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन पॉइंट मास, मतलब बेटा एक समझ जाओ, ये मास है कैपिटल एम, और ये मास है स्मॉल एम, और इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस कितना है बेटा, आर। अब हम लोग पहले फोर्स निकाल दो, तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा जी एम, एम अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है बेटा फोर्स अपॉन एम, मतलब रियल में जी एम, एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर अपॉन में एम से एम कैंसल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, जीएम, अब देखो ध्यान से सुनना तुम लोग, जीएम अपॉन आर स्क्वायर एक फॉर्मूला ये है, और एक फॉर्मूला बेटा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू फोर्स पर यूनिट मास। ये मास कौन सा है, टेस्ट मास। कौन सा मास है बेटा, टेस्ट मास। और ये क्या होता है, ये होता है सोर्स मास, सोर्स मास, सोर्स मास। क्या होता है बेटा, सोर्स मास। अच्छा ठीक है, मैं मिटा दूं क्या, मतलब रियल में ध्यान से सुना, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के दो तरीके, फोर्स पर यूनिट मास gm upon r square, this formula we will apply when source mass is given, and this formula we will apply when test mass is given. Okay, मिटाऊं क्या, अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से फील कर रहा है, तो देखो मैं एक फिगर बना रहा हूं, उस फिगर को देखेंगे। जैसे मान लो कि मैंने ये मान लिया मास m है, ये मास m है, और इससे ये लाइन बन रही है, ठीक है।
ठीक है, ठीक है ना। अब देखो, एक बात बताओ, ध्यान से सुनना तुम लोग। जैसे मान लो ये एरिया, देखो ध्यान से देखना तुम लोग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो ये एरिया में और ये एरिया में बेटा, इसमें ध्यान से सुनना, इसमें कितना फील्ड लाइन है? 1 2 3 4 5। इसमें कितना फील्ड लाइन है? 1 2 3 4। अच्छा, इसके ऊपर चले जाओगे, इस वाले एरिया में कितना है? 1 2 3। तो क्या मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं, या क्या मैं एक बात बता सकता हूं कि सोर्स मास के जो नियरर होता है वहां जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है ज्यादा होता है, और उससे जैसे जैसे सोर्स से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कम होती जाती है। और ये कैसे हम लोग दिखाते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन से दिखाते हैं। अगर जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन का जो ये जो नंबरिंग है ये ज्यादा है, तो इसका मतलब हम लोग सोचेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। और अगर जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन की वैल्यू कम होगी, तो इसका मतलब हम ये सोचेंगे कि वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कम है। ऐसे सपोज करो, ध्यान से समझना। अर्थ है, अर्थ से जैसे जैसे दूर जाते जाओगे, दूर जाते जाओगे, दूर जाते जाओगे, तो अर्थ जो अपने तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी मतलब फोर्स, क्या होता है? फोर्स। इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग अर्थ के दूर जाते जाएंगे, जो अर्थ जिस फोर्स से हम लोगों को अट्रैक्ट करती है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और उसको हम लोग फिजिकल, अगर जो ये रियल में ये इमेजिनरी कंसेप्ट है, ये झूठ मूठ का कंसेप्ट है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। लिख दूं थोड़ा सा नोट में, द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस इज इमेजिनरी। इमेजिनरी, अच्छा सर ये क्या बात हुआ? इमेजिनरी ऐसा कुछ होता नहीं है तो क्यों पढ़ रहे हैं, झूठ की बात क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बेटा ये कंसेप्ट यूज करके हम लोग नेचर में बहुत ढेर सारे फिनोमेना है उसको हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। नहीं होता है, कभी कभी हम लोग बोलते हैं फिजिक्स में मान लो, कभी कभी नहीं होता है कि बहुत दूर चला जाएगा तो मास कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, मान लो। तो ये मानने वाली कहानी है। अच्छा क्यों माने? क्योंकि ये मानने से हम लोगों का फिजिक्स का जो फिनोमेना है बेटा बहुत ढेर सारा क्लियर हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने मान लिया। अच्छा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर जो मैं लिखूं तो ये लिख दूंगा क्या? द क्लोजनेस द क्लोजनेस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस gravitational field lines are the strength of gravitational field। इसका मतलब बेटा, इसका मतलब more is the closeness, more is the closeness, more is strength, more is strength। कहने का मतलब देखो यहां पे ध्यान से देखो तो इस एरिया में जो फील्ड लाइन है क्लोज क्लोज है, यहाँ पे दूर दूर है और यहाँ पे और दूर दूर है। ठीक है, वही बात मैं बताया, द क्लोजनेस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन आर द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब अगर जो लाइन पूरा एक में सटा हुआ है तो हम लोग कहेंगे कि वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फोल्ड या उस मास को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या है? ज्यादा। और अगर जो वही कम है, जैसे यहाँ पे देख लो, जैसे मैं इसको नेमिंग कर दूं, ये एरिया मान लो 1, ये एरिया मान लो 2, और ये एरिया मान लो बेटा 3। तो रियल में एग्जांपल में मैं लिख लूं, एरिया 1 इज ग्रेटर देन एरिया 2 इज ग्रेटर देन एरिया 3। कौन? नंबर ऑफ फील्ड लाइन, नंबर ऑफ फील्ड लाइन। अच्छा ठीक है, समझ में तो आ रहा है। अच्छा अब इसमें देखो किताब में क्या दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा, ऐसे। फिर
ऐसे दिया रहेगा। फिर थोड़ा और अच्छी और एक आध बना दूं मैं। ये लाइन देखो, ये जो डॉटेड लाइन है बेटा, ये दिखा रहा है कि ये सब यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनना। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड सही है, इसमें भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, हर एक चीज क्या होगा, सेम। ये डॉटेड लाइन क्या है बेटा, डॉटेड लाइन गिव्स इक्वल इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, और एक चीज और मैं बहुत अच्छा मैं बताऊं, अगर जो तुमको ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बहुत अच्छे से सोचना है ना, तो तुम लोग वैसा फील तो नहीं करवा पाऊंगा। कभी मकड़ी का झाला देखे हो क्या, मकड़ी का जाल, स्पाइडर नेट। ध्यान से देखो, ध्यान से अपने मन में अपने दिमाग में इमेजिन करो। वो नहीं तुमको लगता है कि जो जाल होता है वो एकदम अजीब तरीके से मतलब जो बनाता है, जो शेप बनाता है, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह सोच सकते हो। मतलब इसका मतलब मैं यहाँ पे नोट में लिख दूं, और क्या है, मकड़ी का क्या होता है, मकड़ी का होता है स्पाइडर। नेट ऑफ स्पाइडर इज net of spider is considered as the figure of gravitational field, gravitational field। पूरा क्लियर, देखो ध्यान से देखो, तो ये वही कहानी है। ये जो डॉटेड लाइन बन रहा है और इसके बीच में ये जो दिख रहा है वो देख लेना तुम लोग। अब वो थोड़ा सा वीडियो एडवांस होता तो तुम लोग को उसका पिक्चर दिखाता, लेकिन आप लोग अपने घरों में देखिएगा वो जो मकड़ी का जाला बनता है वो कैसे बनता है, उसी तरीके का ग्रेविटेशनल फील्ड का कंसेप्ट है। ठीक है, आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं। पहले मैं ये समझाने की कोशिश किया कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, दूसरा मैं ये समझाने की कोशिश किया कि ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तीसरा मैं ये समझाने की कोशिश किया कि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन का पिक्चर कैसा होता है, फोर्थ वन मैं ये समझाया कि रियल में ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन से क्या क्या पता चलता है। पहला, अगर जो फील्ड लाइन ज्यादा क्लोज क्लोज है तो हम लोग ये समझेंगे कि उसमें फील्ड का स्ट्रेस ज्यादा है। अगर जो ज्यादा दूर दूर पे है तो फील्ड का स्ट्रेस कम है। और अगर जो बहुत बेस्ट तरीके से कंपैरिजन करना है, सोचना है, तो अर्थ को सोचना है। अर्थ से जैसे ही हम लोग दूर जाते हैं तो रियल में अपनी टेंडेंसी खत्म होने लगती है, या अर्थ को अटैक करने की टेंडेंसी खत्म होने लगती है। ओके बेटा, मिटा दूं, ये फिगर बना लीजिए। फिगर बहुत अच्छा हेल्प करेगा, बहुत सोचने में समझने में हेल्प करेगा, और मोस्ट चीज ये सोचने में हेल्प करेगा। मकड़ी का जो जाल होता है वो किसकी तरह ट्रीट करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस की तरह। मिटाऊं, ठीक है। अब थोड़ा बहुत हम लोग हो गया, इतना काफी है। और कुछ बाद में आएगा तो न्यूमेरिकल में समझाया जाएगा उसके थियरी के बारे में। इतना सफिशियंट है, इससे ज्यादा पूछेगा नहीं। कभी कभी एग्जाम में वही पूछ देता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। एक और बात, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, जी है। ग्रेविटेशनल फील्ड की क्या है, जी है। ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ई इज जी। अच्छा, और ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन कितना किधर का होता है, जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन होता है। अब थोड़ा एक आध दो क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन करो तो तुम लोग लिखो। हाँ बच्चों, क्या करो ना, ये कुछ क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपने नोट्स में उतार लीजिए और वीडियो को पॉज करके सफिशिएंट टाइम लेके कर डालो। थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये 9 m मास है और ये 16 m मास है, और इनके बीच का डिस्टेंस d है। हम लोग को ऐसा पोजीशन बताना है कि
अगर जो कोई कहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, जीरो, ये क्वेश्चन होगा। दूसरा, जैसे ध्यान से सुनो ना भाई, अगर जो मान लो कोई भी चीज को अगर जो यहाँ पे रख दोगे तो ये इधर पे भी जा सकता है और इधर पे भी जा सकता है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ना तो वो 9 एम के इधर जाएगा ना तो 16 एम के एम जाएगा, तरफ जाएगा। तो वही पॉइंट क्या होगा, वहां पे रियल में उस पे उसके ऊपर लगने वाला फोर्स का नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। चाहे नेट ई नेट क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या होगा, जीरो। ठीक उसी तरह ये वाला, एक 100 kg का मास है और एक 1000 kg का मास, ये कहानी उसी तरीके का है। ध्यान से सुनो, अगर जो बढ़िया से सोचो तो ये क्या है, ये है। अगर जो मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर दूं तो ये रियल में अर्थ है, ये रियल में अर्थ है, और ये क्या है, मून है। तो अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस मैंने मान लिया ये, मतलब एक सपोज है 1 मीटर है, तो इसमें एक ऐसा डिस्टेंस बताओ जहां पे रियल में ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या हो, जीरो। और एक यहाँ है, ये एक पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट, इससे आर डिस्टेंस पे एक मास रखा है एम। फिर एक 2 आर डिस्टेंस पे भी मास रखा है एम, 3 आर पे भी मास रखा है एम। इसमें फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड है, फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और सफिशिएंट टाइम के लिए कर डालिए। ठीक है, मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाले। अब मैं करने जा रहा हूं सॉल्यूशन। देखिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। देख बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं मान ले रहा, मुझे नहीं मालूम कि कहा, हो सकता है कि इसके बीच में होगा, हो सकता है कि इधर हो, ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। तो मैं क्या किया कि मैं 9 एम से एक डिस्टेंस मान लिया एक्स, क्या मान लिया, एक्स मान लिया, जहां पे मैं मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो। ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू जीरो। मैं लिख लू, लेट एट पॉइंट, check at distance x from 9 m where gravitational field is zero। अच्छा, इसका मतलब बेटा, ये अगर जो ये अपना इधर फील्ड बना रहा होगा तो ये वाला भी किधर होगा, इधर फील्ड बना रहे। ये E1 मान लिया, ये मैंने मान लिया E2। तो इसका मतलब रियल में ई नेट क्या होगा बेटा, जीरो। ई नेट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। और ई नेट इक्वल टू होगा क्या, E1 प्लस E2, या E1 इज E1 माइनस E2। अगर ये वेक्टर में है, वेक्टर में बोथ वेक्टर आर नॉट इक्वल, ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसका मॉड अगर जो मैं ले लूं बेटा, मॉड अगर जो कंसीडर करूं तो रियल में E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2। E1 इज इक्वल टू E2 हो जाएगा। कर डालो, E1 की वैल्यू कितनी होगी, E1 की वैल्यू होगी, E1 इज इक्वल टू कितना है, जी 16 m, 16 m अपॉन आर स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस अगर जो x है तो ये बताओ तो कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स होगा क्या, d माइनस एक्स होगा। अरे पूरा ध्यान से सुन बेटा, अगर जो पूरा डिस्टेंस 10 है, ये 3 है, तो ये कितना हुआ 7। पूरा डिस्टेंस 15 है, ये डिस्टेंस अगर जो 6 है तो ये कितना 9। कैसे, 15 में से 6 को घटा दिया। तो ये पूरा डिस्टेंस d है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स। तो मैंने क्या किया, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसी तरह E2 के कितना हो जाएगा, जी 9 m अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू E2 हो रहा है, तो रियल में जी 9 m अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी 16 m अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जानते हो, ये बात मैं इसलिए बहुत अच्छे से बता रहा हूं क्योंकि एकदम सेम क्वेश्चन, सेम एकदम डिक्टो यही क्वेश्चन तुम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ोगे तो मिलेगा। तो इसीलिए मैं बताया था ना ग्रेविटेशन के पहले लेक्चर में कि 90% कंसेप्ट कहां पे मर्ज होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कहने का मतलब बेटा, अगर जो ये सब क्वेश्चन को सोचने, थिंकिंग प्रोसेस आ गया, समझने का तरीका आ गया कि कैसे समझना है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, तो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक 90% इजी हो जाएगा, इजी।
ठीक है। हाँ ठीक है, इसको अब तुम लोग सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है। हाँ तो ये सॉल्व करो तुम लोग, तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9d-x का होल स्क्वायर इंटू 16x स्क्वायर। अब देख बेटे, ये ध्यान से समझ रहा तुम लोग, ये यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। ये हो जाएगा 3d-x का ये पूरे का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर। जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग होता है तो स्क्वायर स्क्वायर हट जाता है, एक जगह प्लस और माइनस होता है, या तो इसको इधर कर लो या तो इसको इधर, तो मैं लिख दिया 3d-x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4x, प्लस माइनस 4। अरे तुम लोग ये नहीं जानते हो क्या, √16 की वैल्यू 4 नहीं होती है, प्लस माइनस 4 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 3d माइनस, अब इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 3d-3x इज इक्वल टू, एक बार मैं प्लस ले लिया, प्लस 4x, तो ये कितना 3d इज इक्वल टू 7x, देन d इक्वल x इक्वल टू हो जाएगा 3d/7। एक आंसर आएगा। दूसरा आंसर 3d-3x इज इक्वल टू -4x, तो ये कितना आ जाएगा 3t इज इक्वल टू -4x प्लस प्लस कितना और 3x, तो ये हो जाएगा 3d इज इक्वल टू -x, 3d इक्वल टू -x, देन x इक्वल टू -3d-3x इज इक्वल टू 4x, तो ये हो जाएगा ये 7x, ये हो जाएगा 3d, तो ये हो जाएगा 3d/7, यहाँ पे x, तो ये प्लस है माइनस, तो x इक्वल टू -3d। ठीक है, x इक्वल टू -3d। तो देखो ये वाला तो ऐसे ही ऑप्शन तुमको समझ में आ रहा है यार, ये वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस ही d है और ये डिस्टेंस 3d आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ये वाला। आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। अच्छा, दूसरा दूसरा इसी पे बेसिस एक और क्वेश्चन करो तुम लोग, इसको मिटा रहा हूं मैं, जो मैं बात बताना चाहता हूं वो मैं बता रहा हूं। देखो एक क्वेश्चन मान लो, ये क्वेश्चन मान लो कि ये है मास m और ये मास है 4m, और इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर। वही फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम m वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो, कर डालो। वीडियो को पॉज लो करो और सफिशिएंट टाइम लेके कर डालो। ठीक है, मैंने मान लिया कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाले। यहाँ पे भी मैं वही काम करूंगा, मुझे नहीं मालूम यार, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से x डिस्टेंस ले लूंगा, यहाँ से ये मतलब इसके सेंटर से x डिस्टेंस लिया, और यहाँ पे देखो ये वाला इधर का लगा रहा होगा, मैंने मान लिया E1, और ये वाला लगा रहा होगा E2, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन ई नेट क्या है, 0 है। ई नेट 0, सेम कंसेप्ट, सेम पिछला, तो रियल में हो जाएगा E1 इक्वल टू E2 मॉड का मतलब मैं मैग्नीट्यूड कंसल्ट कर रहा हूँ, डायरेक्शन नहीं। डायरेक्शन कंसल्ट करता तो ये रियल में इधर ओरिजिन से किधर किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट में, और उधर राइट में, तो प्लस माइनस का देखना पड़ेगा। फिर E1 E2 ये पूरा डिस्टेंस x है, तो ये रियल में 9 - x हो जाएगा बेटा। इसका करो, E1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, gm/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू g4m/9 - x का होल स्क्वायर। फिर से इसको सॉल्व करो, gm से gm कैंसल, ये कितना आ जाएगा 4x² इज इक्वल टू 9 - x का होल स्क्वायर। फिर वही कहानी कर रहा हूं, क्या वाला कि ये स्क्वायर इधर जाएगा, ये स्क्वायर रूट, अगर जो देखो ध्यान से, अगर जो मैं बहुत अच्छे से देखूं तो ये रियल में 9x, और ये रूट में स्क्वायर इधर जाता है तो कितना हो जाएगा 4x², तो ये हो जाएगा +-2x। तो देखो बेटा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, पता नहीं उधर दिख रहा है कि नहीं, 9 - x इज इक्वल टू, एक बार +2x लूं तो ये कितना आ रहा है, ये 3x इज इक्वल टू 9, देन x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर है बेटा। और एक बार लूंगा 9x इज इक्वल 9 - x इक्वल टू, मैं ले लिया -2x, तो रियल में आ रहा होगा, ये प्लस हो जाएगा तो -x इक्वल टू 9, तो ये इधर गया, ये माइनस प्लस, -x इक्वल टू 9, मतलब x इक्वल टू -9 सेंटीमीटर। अब देखो दोनों का मतलब क्या होगा वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये -9 सेंटीमीटर रियल में कहीं यहां
कहीं यहां से कहीं बेटा, कहीं यहाँ 9 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे क्या है, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगा नहीं, ये वाला इधर फोर्स लगाएगा, ये E1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। तो ई नेट तो भैया 0 तो होगा ही नहीं यहाँ पे, इसलिए मैं इसको कंसल्ट नहीं करूंगा। और दूसरा जो टीचर लोग बताते हैं वो तो तुम लोग सोच ही सकते हो कि 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, लेकिन जो एग्जैक्ट जो रीजन है वो ये वाला है बेटा। अगर जो 9 सेंटीमीटर उधर माइनस का ले लेंगे तो रियल में वहां पे बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 होगी ही नहीं। ठीक है, मिटा रहा। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन शायद ये था, शायद क्या सही है, ये था, यहाँ पे 100 केजी का मास था और यहाँ पे 1000 केजी का मास था बेटा, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, 1 मीटर था। और अपने को वही बताना, सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे मैं मान लूंगा कि ये यहाँ पे E1 और ये E2, और ये डिस्टेंस मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ x है, तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। फिर वही काम करोगे, ई नेट इज इक्वल टू 0। देखो फास्ट जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि वो उसी टाइप का तीसरा क्वेश्चन है, आप लोग खुद करिए। E1 इज इक्वल टू E2, E1 की वैल्यू कितनी, कितनी बेटा, G इंटू 100 अपॉन x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू G इंटू 1000 10 के पावर 3 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, G से G कैंसल, 100 से 100 मतलब रियल में आ रहा होगा 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 10x स्क्वायर का अगर जो करोगे तुम लोग सॉल्व कर लेना, तुम लोग आ जाएगा। खैर मैं बस ये बताना चाहता हूं कि अगर जो x की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो उसको क्यों नहीं करेंगे, कैसे, क्या रीजन है, ये रीजन है बेटा। ये क्या, ये 10,000 था क्या, ठीक है, अगर जो 10,000 कर दोगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, कर लेना तुम लोग। अच्छा ठीक है, और ये जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, ये इसीलिए मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि ये उसके थर्ड टाइप है, आप लोग खुद कर लीजिएगा, मिटा रहा मैं। ये वाला क्वेश्चन जो था कि एक पॉइंट O है और O से एक मास m है r डिस्टेंस पे, और एक मास m है 2r डिस्टेंस पे, और एक मास फिर m है 3r डिस्टेंस पे बेटा। तो इसको कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं यार, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताया गया था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फोर्स में बताया गया, यहाँ पे भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ई टोटल टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड सबका सम हो जाएगा। मैंने मान लिया ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 कहां तक, इंफिनिटी तक। E1 की वैल्यू रखोगे तो GM अपॉन R का होल स्क्वायर, दूसरा रखोगे तो GM अपॉन 2R का होल स्क्वायर, फिर तीसरा रखोगे तो GM अपॉन 3R का होल स्क्वायर, डॉट 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 इंफिनिटी तक। इसमें क्या कॉमन निकल रहा है बेटा, GM अपॉन R का होल स्क्वायर, तो GM अपॉन R का होल स्क्वायर कॉमन निकलेगा बेटा, तो यह हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना 9 प्लस 1 अपॉन, बोलो तुम लोग 16। अब देखो कहां तक है, इंफिनिटी तक, कहां तक है, इंफिनिटी तक। अब थोड़ा सा तुम लोग को देखने और समझने की जरूरत है। आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ये पूरा का पूरा एक क्या बन रहा है, जीपी बन रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये पूरा का पूरा सम आता है यार। या तुम लोगों को जो मेरे बच्चे होंगे उसमें सेंटर ऑफ मास का जब कंसेप्ट बताया था ना बेटा, तो सेम क्वेश्चन यही क्वेश्चन करवाया था, उसमें सेंटर ऑफ मास निकलना था, इसमें क्या निकलना है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये रियल में जीपी में कहां पे है बेटा, जीपी में, तो इसका रख देंगे। तो जीपी का रियल में इंफिनिटी का होता है बेटा, इंफिनिटी, यस इंफिनिटी होता है, सम होता है A1 माइनस आर। आर क्या होता है, कॉमन रेशियो, और ये क्या है, फर्स्ट नंबर। तो मैं लिख दे रहा हूं, फर्स्ट नंबर क्या है 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4। तो ये कितना आएगा यार, तुम लोग बताओ, हाँ 4 माइनस 1 3, तो ये हो जाएगा 4/3। मतलब बेटा ई नेट आ रहा होगा कितना, 4/3 GM अपॉन R का होल स्क्वायर। थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करूं, थोड़ा
मेरे नीट वाले बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। मैंने क्या किया, यहाँ से पॉइंट ओ पे ये नहीं निकाला तो जीएम अपॉन आर स्क्वायर, फिर जीएम अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 2r, तो 2r का होल स्क्वायर, यहाँ जीएम अपॉन 3r का होल स्क्वायर, इसी तरह करते करते इंफिनिटी। इसमें जीएम अपॉन आर स्क्वायर यहाँ कॉमन निकल आता है, यहाँ 1/4 1/9। इसका मैं एक जीपी में बन रहा था, जीपी का बेटा थोड़ा सा इंफिनिटी तक या मैथमेटिकल टूल पढ़ाया जाता है तो बताया जाता है, या आप लोगों को मैं श्योर करता हूं कि आप लोगों को आ रहा होगा, इसलिए और इसका फॉर्मूला आप डेरिवेशन करना जाएंगे तो वो अलग ही कहानी बन जाएगी, उसके लिए एक लेक्चर लगेगा। खैर वहां पे नहीं जाते हैं। सम ऑफ इंफिनिटी ए 1 - r, ये क्या होता है बेटा, ये होता है फर्स्ट टर्म, और आर क्या होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कितना है बेटा, आर की वैल्यू है 1/4, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 1/4 आएगा। ठीक है, मिटाऊं, मिटा दूं, ठीक है। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन कर लो, जैसे जैसे सेम क्वेश्चन करो जो फोर्थ में करे थे वहां। जैसे मान लो कि ये मास यहाँ पे ये एम है, यहाँ पे एम है, और यहाँ पे भी एम है, और यहाँ पे स्मॉल एम है। फाइंड, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए साइड है, ये भी ए साइड है, ये भी ए साइड है। फाइंड ई नेट ऑन एम, जल्दी जल्दी करके दिखाओ। फोर्स वाला कंसेप्ट इसीलिए देखो, इसीलिए जो अपना लेक्चर है उस पर ज्यादा ज्यादा फोकस किया था। यहाँ आके बताओ क्या होगा, फोर्स का कंसेप्ट आ रहा है तो ये आपका भी आ जाएगा। वीडियो को पॉज करो और सफिशिएंट टाइम के लिए कर डालो। ठीक है, मैंने माना कि तुमने वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए किया और कर डाले। मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना तुम। देखो, ये वाला इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, ये वाला इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया ये E1 मान लिया, ये E2 मान लिया, और ये मैंने मान लिया E3। तो तुमको नहीं लग रहा है E1 और E2 क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे? बताया हूं, उस वीडियो को देखो बढ़िया से, और उसके नोट्स को जो बनाया होगा उसको देखो। इसका इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम, और वो मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो रियल में ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3। E1 E2 तो आपस में बेटा कैंसिल कर जाएंगे, तो ई नेट कितना आ जाएगा E3। जल्दी जल्दी इसलिए बताया रहा हूं क्योंकि इसी क्वेश्चन को फोर्स के टर्म में खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया है बेटा। ठीक है, अच्छा ये वाला डिस्टेंस कितना होगा भैया, जी एम अपॉन, ये वाला डिस्टेंस बताओ तुम लोग, बताओ। पहले लेक्चर में पूरे अच्छे से बताया गया, ये वाला डिस्टेंस कितना होता है बेटा, ए साइन 60 डिग्री, मतलब a√3/2, a√3/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 4/3 जी एम अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, सही रहे, मजा आया। अच्छा ठीक है, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसको मिटा रहा हूं। अब देखो, मैं चाहूं तो इस पे कम से कम 50 क्वेश्चन करवा दूं, लेकिन कोई फर्क है नहीं। हम लोग थिंकिंग प्रोसेस समझ चुके हैं, समझने का तरीका इस टाइप के क्वेश्चन में समझ चुके हैं, इसलिए उसको मैं नहीं करवा रहा हूं। एक दो चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात देखेंगे, पहले इसको मिटा रहा हूं मैं। जैसे बेटा अगर जो ऐसे था, ऐसे एम था, यहाँ पे एम था, और यहाँ पे एम था, और यहाँ पे 2m था, और अपने को निकालना था एफ नेट निकालना पे। अब हम लोग ये क्वेश्चन को बदल दे रहा हूं, फाइंड ई नेट ऑन 2m। तो बताओ कैसे करोगे, तो सेम कंसेप्ट वही, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E1 होगा, ये 120 डिग्री, ये हो जाएगा E2, कितना हो जाएगा E2, मतलब ई नेट भी क्या हो जाएगा 0। अरे भैया तुम एक बात बताओ, ये देखो ई नेट इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन एम ही तो होगा, और इस पॉइंट पे एफ नेट क्या रहा था 0, दैट्स व्हाई ई नेट इज इक्वल टू क्या होगा 0। अच्छा ठीक है सर, अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ये बताओ तो थोड़ा बेटा मेरे। ये अगर जो ये मान लो कि मास m है, ये मास m है, ये मास m है, और ये मास m है, और यहाँ पे अगर जो कोई मास कैपिटल M है, अब इसका बताओ तो बताओ। फाइंड ई नेट एट
द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। कुछ नहीं यार, फिर से वही कहानी। देखो इधर, इधर देखो ध्यान से, ये इधर, इधर ग्रेविटेशनल फील्ड बनाएगा, ये इधर बनाएगा, ये इधर बनाएगा, ये इधर बनाएगा, मतलब ई नेट यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जीरो। ई नेट क्या आ जाएगा, जीरो। या एफ नेट भी क्या आएगा बेटा, जीरो। तो एक बात तुम एक चीज ध्यान दे रहे हो क्या, अगर जो मैं एक स्टेटमेंट लिखवाऊं बहुत अच्छे से कि इफ देयर विल बी ए सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट या सिमेट्रिकल सिस्टम है, सिमेट्रिकल का मतलब समझ रहे हो ना, ऊपर से देखो ध्यान से सुनो, इसको हाफ हाफ में काटूंगा तो ऊपर कितना मास है 2m, नीचे कितना मास है 2m। अगर जो मैं बेटा ऐसे काटूंगा तो इधर कितना मास है 2m और इधर कितना मास है 2m। इसको भी हाफ हाफ में डिवाइड करोगे इधर से, तो इधर जितना मास उतना इधर मास। तो क्या मैं एक स्टेटमेंट ये लिखवा सकता हूं कि इफ देयर विल बी एन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट देन नेट फोर्स एट द सेंटर, चाहे नेट इलेक्ट्रिक सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर इज जीरो। नोट में लिख ले बेटा, नोट में लिख लो, तो नोट में लिखो, इफ देयर विल बी, if there will be symmetrical figure then net force and net gravitational field at the center is zero। ठीक है, रिपीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि अगर जो नहीं हुआ होगा तो वीडियो को बैक करके आप लोग सुन सकते हैं। खैर इस पे आते हैं। अच्छा एक चीज और, सिमेट्रिकल का मतलब ये नहीं कि स्क्वायर है तो सिमेट्रिकल है, ट्रायंगल है तो सिमेट्रिकल, ये नहीं। अगर जो मैं यहीं पे मास अगर जो 2m कर दूं और यहाँ पे 4 कर दूं, ये क्या सिमेट्रिकल है, नहीं। देखो देख बेटा इधर ध्यान से देख, इसको अगर जो इसे डिवाइड करूंगा तो इधर कितना मास 3m, इधर कितना मास 5m, इट इज नॉट सिमेट्रिकल। I repeat, to see any figure and we conclude that this figure is symmetrical, then it is not follow in physics। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है, फिजिक्स या ग्रेविटेशन के चैप्टर में ऐसा नहीं होगा बेटा, क्योंकि यहाँ मास को भी कंसीडर, देखो यहाँ पे मैं ठीक है फिगर तो हो सकता है सिमेट्रिकल होगा, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे इस साइड मास कितना है 3m और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5m। ओके, आगे अगले लेक्चर में और कुछ हम लोग करेंगे। ठीक है, तुम लोग पढ़ते रहो। ओके, थैंक यू।